ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक का प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक लर्निंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये चार्ट पे कैसे फाइंड की जाती हैं और ये इंडिकेटर की मदद से कैसे फाइंड की जाती हैं और ये कैलकुलेशन से कैसे निकाली जाती हैं, ये बताएंगे। लिक्विडिटी के बारे में बताएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताएंगे और डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे। मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, H4 का टाइम फ्रेम है। बस क्या मार्केट ने ये डिप लगाया, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, रिट्रेस किया, ऊपर गई। इस जगह पे जहां पे मेरा कर्सर है, इस जगह पे आके आप देखें, ये मैं लाइन लगा देता हूं। यहां पे मार्केट ने अकोमोलेशन की, मार्केट रेंज बाउंड हुई। ठीक, 1 2 3 4 कैंडल उसने रेंज किया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। ये जो रेंज इसने बनाई है और मार्केट ऊपर चली गई है, इसको नीचे छोड़ दिया, मतलब ये सपोर्ट बन गई। जो भी आपकी करंट प्राइस चल रही होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो गोल्ड है, जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, क्रूड ऑयल है, बीटीसी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है, उसके उसकी जो करंट प्राइस चल रही होगी उसके नीचे जो एकमुलेशन होगी, ठीक है, एकमुलेशन होने के बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो वो उसका सपोर्ट लेवल बन जाएगा। ये अब सपोर्ट लेवल बन गया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और आपने ये देखा कि मार्केट जब नीचे इस को सपोर्ट बनाया, इसने इसको रिस्पेक्ट दी और मार्केट फिर खातिर खा ऊपर गई। ये देखें, ये मार्केट 1.245 से अप हुई और इसने 1.26 प्लस लगा दिया। ठीक, मतलब ये सपोर्ट बन गई। और इसी तरह मार्केट फिर वहां से रिट्रेसमेंट लेती हुई नीचे आई, दोबारा उसी सपोर्ट को आप देखें, रिस्पेक्ट दी, लेकिन उसने लिक्विडिटी ग्रैब की। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं लगी, ये तकरीबन अगर मैं यहाँ पे कर्सर की मदद से आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन वो लिक्विडिटी ग्रैब की, इसने यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, एसएल उठाए और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ये तो फ्रेंड्स हो गया सपोर्ट। सपोर्ट में आपने देखना है, एक तो डाउन ट्रेंड आ रहा है और मार्केट एकमुलेशन करने के बाद ऊपर चली जाए, ठीक है, और कोई 4 5 कैंडल ऊपर बना जाए, तो फिर वो एरिया आपका सपोर्ट एरिया बन जाता है, एकमुलेशन वाला एरिया। अब इसको मैं डल कर देता हूं, जो लाइनें लगाई थी। मतलब ये एकमुलेशन वाला एरिया, ये सपोर्ट का जोन हो गया। मार्केट इसकी सपोर्ट लेगी, मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। लिक्विडिटी भी आपने देखने, लिक्विडिटी मैं आगे आपको समझाता हूं। फ्रेंड अब रेजिस्टेंस की बात कर लें, रेजिस्टेंस की बात कर लें। ये चार्ट में पीछे चले जाते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप जाती हुई ये पुल बैक लगाया, उसके बाद फिर ऊपर चली गई और यहां पे आके उसने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद उसने 3 4 कैंडल एकमुलेशन की और मार्केट फिर नीचे आ गई। अब इस जोन से नीचे आ गई, इसकी करंट प्राइस से नीचे आ गई, ये रेजिस्टेंस बन गई मार्केट के लिए। ये एरिया आपका रेजिस्टेंस है। इवन के ये विक्स जो जिनको लिक्विडिटी बोलते हैं, ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इसको हम ट्रैक करेंगे कि इसकी रिस्पेक्ट हुई या नहीं। चार्ट को क्लोज इन करते हैं, मार्केट ने एग्जैक्टली ये देख लें, बिल्कुल उसकी लिक्विडिटी के पास जाके
रेजिस्टेंस ली और मार्केट यहाँ आ गई 1.26988 से 1.2645 तक नीचे आई। मतलब ये रेजिस्टेंस इस तरह हम फाइंड करते हैं। फ्रेंड ये तो होगी चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने का तरीका। अब इंडिकेटर से कैसे करते हैं? इंडिकेटर ये मैंने लगाया हुआ, इसको हाइड किया था, इसको मैं ऑन कर देता हूं इंडिकेटर को। ये आपने देखना है कि पिवट्स फिबोनाची आपने स्टैंडर्ड पिवट्स लेने हैं। स्टैंडर्ड पिवट में जाके आपने टाइप में ट्रेडिशनल लगा होगा, वहां पे ट्रेडिशनल पिवट ऑटो आपने सेलेक्ट करना है, उस पे यहाँ पे फिबोनाची कर देना है, बाकी को सिलेक्ट नहीं करना। और नंबर ऑफ पिवट्स बैक्स यहाँ पे 15 का फिगर आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। मतलब ये 15 का फिगर आ रहा होता है जब आप इसको करते हैं, आपने इसको 1 पे लेके जाना है। और ये पिवट टाइम फ्रेम ऑटो सिलेक्ट हुआ होता है वहां पे इंडिकेटर विंडो में। तो इसको आप डेली अपने हिसाब से चेंज करते जाएं। और उसके बाद शो लेबल्स, शो प्राइस, ये भी चेक रहने दें। यूज डेली बेस वैल्यू, इसको भी चेक रहने दें। और उसके बाद आपने लाइन विड्थ अपने हिसाब से रख लें। स्टाइल, विजिबिलिटी, ये बिल्कुल चीज़ें आप इनको सेम रख लें और इसको नीचे आने दें। और पिवट, ये पिवट पॉइंट होगा, इसको चेक कर लें। सपोर्ट लेवल आप 3 सिलेक्ट कर लें, बाकी को अनचेक कर लें। और 3 रेजिस्टेंस लेवल सिलेक्ट कर लें और इनको चेक कर लें, बाकी को आप अनचेक कर देंगे, ठीक। और इनका कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट का मैं नॉर्मली ग्रीन रखता हूँ और रेजिस्टेंस का रेड रखता हूँ और पिवट का ग्रे कलर रखता हूँ। और आप इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से भी रख सकते हैं कि आप डेली की आपने ग्रीन रख लिया है, वीकली को आप वो कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, और मंथली को आप रेड कर सकते हैं और ईयरली को आप ब्लैक कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये हो गया आपका इनपुट मेथड। और ये मैं अभी डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके इसको ओके कर रहा हूं। अब चार्ट को अगर मैं सेट करूं, और ये रिट्रेसमेंट लेवल लगाया हुआ था मैं समझाने के लिए, ये मैं डेल कर देता हूं। फ्रेंड्स ये पिवट पॉइंट आ गया, ये रजिस्टर्स 1, रजिस्टर R2, R3, ये S1, S2, S3। अब आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे दोबारा, यहाँ पे आप लाइनें सॉलिड लगा सकते हैं। और अब आप वीकली के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकाल देंगे। ये आ गए, इस पे आप लाइन अपनी कलर की कोई भी आप टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई अपनी मर्जी का रख सकते हैं। फिर मंथली की चेक कर लेते हैं, मंथली में ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप लाइंस लगा सकते हैं। और उसके बाद आप ईयरली कर सकते हैं, बाई ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ट्राई ईयरली भी कर सकते हैं। वो जैसे जैसे ज़रूरत होगी आप वैसे इसको कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उतनी ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अहमियत ज़्यादा होगी। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है इन चीज़ों की? आप सिंपली पिवट ऑटो भी कर सकते हैं। पिवट फिबोनाची ज़्यादा अथेंटिक है, ये आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं। इसकी ज़रूरत तब पेश आती है जब चार्ट आपको कुछ चीज़ नहीं बता रहा, और या मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, ऊपर रेजिस्टेंस आपको पता ही नहीं चल रही चार्ट की मदद से, या अपना ऑल टाइम लो लगा चुकी है, आपको कोई सपोर्ट लेवल नीचे नज़र ही नहीं आ रहा, नीचे स्पेस है। तो आप फिर इस चीज़ की मदद से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालेंगे। फ्रेंड्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट कंप्लीट हो गई, अब लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली
इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये है कि अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया आपके पास रियल में गोल्ड है, 1 तोला गोल्ड है, जिसकी कीमत इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत तकरीबन 2,30,000 है। अगर आप वो मार्केट में लेके जाते हैं और आपको एग्जैक्टली 2,30,000 उसी टाइम मिल जाते हैं, उसका वो रेट मिल जाता है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में बिजनेस है, तब आप कहेंगे मार्केट लिक्विड है। अगर वो उस रेट पे नहीं मिलता आपको, सुनार या जो भी बायर है वो कहता है नहीं भाई मैं तो आपको 2 लाख दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मंदा चल रहा है, इतने का बिकना नहीं है। आल दो के रियल मार्केट में बाकी गोल्ड का रेट ये है, या वो ऐसा कोई भी बहाना लगाए, मतलब फिर मार्केट लिक्विड नहीं है। आप वेट करेंगे, किसी और के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, इस चीज को लिक्विडिटी बोलते हैं। चार्ट में सिंपली आप जो लिक्विडिटी देखनी होती है वो ये विक्स होती हैं, इनको हम लिक्विडिटी कह सकते हैं। और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ चलती है, लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन लेती है, या तो लिक्विडिटी ग्रैब करके अपनी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ले जाती है, अगर आप जा रही है ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, या फिर उस लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट वहां से रिवर्सल ले लेती है, एसएल हंट करके अपनी जिस डायरेक्शन में हम एम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आ जाती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एफवीजी पे। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप इसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं। इसको चार्ट पे हमने देखना होता है कि 3 कंसेक्टिव कैंडल, ठीक है, फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये वाली हो गई, और थर्ड कैंडल ये है। ये मैं डल कर देता हूं, प्रीवियस लाइंस। इसकी विक्स देखनी है, फर्स्ट कैंडल की लोअर विक और थर्ड कैंडल की, सॉरी ये थर्ड कैंडल, इसकी विक है भी नहीं, तो इसको यहां ओपनिंग से भी ले सकते हैं। तो ये जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, मतलब यहाँ पे सेलर ही सेलर थे, बायर थे ही नहीं। इसी तरह अगर हम फेयर वैल्यू गैप बाय की शक्ल में देखें, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल ये है। फर्स्ट कैंडल की अपर विक लेंगे और थर्ड कैंडल की लोअर विक लेंगे, और ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप है, मतलब यहाँ पे बायर ही बायर था, सेलर थे ही नहीं। ये इम्बैलेंस होता है, सेलर बायर बराबर बराबर होंगे तो मार्केट चलेगी। मैं उसकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर आप मार्केट में गोल्ड लेने जाते हैं और सुनार की दुकान सिर्फ एक खुली है और वहां पे बायर बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो वो तो इतना गोल्ड उसको नहीं दे सकेगा, बायर्स को, मतलब कुछ ले जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, मतलब बिजनेस हाल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। हाँ, अगर हम सोना बेचने जाते हैं और सोना लेने वाला आगे कोई नहीं है तो भी बिजनेस रुक जाएगा, मतलब एक टाइम पे सेलर ही सेलर था, बायर था ही नहीं, और एक टाइम पे बायर ही बायर था तो सेलर था ही नहीं। इस चीज को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और ये मिटिगेट होना होता है, ये फिल होना होता है। ये वेरी नेक्स्ट कैंडल भी फिल हो सकता है, ये 2-3 कैंडल बाद भी फिल हो सकता है, ये महीनों बाद भी फिल हो सकता है, लेकिन इसने फिल लाजमी होना होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब डिमांड और सप्लाई पे बात कर लेते हैं, टाइम थोड़ा कम रह गया है, इसी में मैं कवर कर देता हूं। रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता चल गया, मार्केट ये अप जा रही थी, रेंज किया, और उसके बाद रेंज के बाद उसने फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे आई मार्केट। ये एरिया हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा, एफवीजी जहां पे हो, ऊपर इकामोलेशन हो और एफवीजी के साथ उसने रिवर्सल का मूव लिया हो, तो ये हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा। इसी तरह अगर डाउन आ रही है और इकामोलेशन के बाद मार्केट अप गई है तो ये हमारा डिमांड जोन बन जाएगा, डिमांड जोन से हम बाय करते हैं और सप्लाई जोन से हम सेल करते हैं। ये सप्लाई और डिमांड का आपको मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया। और फ्रेंड्स, उसके बाद आगे मैं आपको
अगली वीडियो में बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और स्पाइक ट्रेडिंग क्या होती है, न्यूज ट्रेडिंग क्या होती है, और फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होती है। थैंक यू।